हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ देखेंगे जो डिफरेंशिएशन वर्सेस मॉर्फोजेनेसिस हमने पढ़े थे। डिफरेंशिएशन हमने देखा था, वहाँ डिफरेंशिएशन के बाद मॉर्फोजेनेसिस हमने पढ़े थे। तो मॉर्फोजेनेसिस हमने पिछले वीडियो में जनरली थोड़ी सी पढ़ी थी। अभी इस वीडियो में हम मॉर्फोजेनेसिस के बारे में देखेंगे कि जो मॉर्फोजेनेसिस है उसमें जो कैलस समूह से संपूर्ण प्लांट बनने के लिए या फिर संपूर्ण प्लांट के रिजनरेशन के लिए साइटोडिफरेंशिएशन ये पर्याप्त नहीं होता, तो इसके लिए क्या करते हैं, अंग संरचना या अंग विकास के लिए, जैसे अंग विकास क्या क्या हो गया, तना, जड़, पत्ती, ये पुष्प, इनका निर्माण, इनको अग्रवर्ती करने वाला विभेदन होना चाहिए, यानी कि जो इनको लीडिंग करने वाला है डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कहते हैं, प्ररोह कलिका विभेदन या फिर एम्ब्रोजेनेसिस द्वारा ये प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्ररोह कलिका, यानी कि शूटबर्ट डिफरेंशिएशन इनका निर्माण होता है, जिसे हम एक ध्रुवीय संरचना कहते हैं। फिर दूसरे में जो सोमेटिक एम्ब्रियो है ये हमें प्राप्त होता है, जिसे हम कायिक भ्रूण या द्वितीय या द्विध्रुवीय संरचना कहते हैं, इनका निर्माण होता है। फिर ये दोनों जो प्रोसेस है इनमें संपूर्ण प्लांट का रीजनरेशन करते हैं, ये दोनों ही प्रोसेस में संपूर्ण प्लांट का रीजनरेशन होता है। तो हम यहाँ वही देख रहे हैं, जो पहला है हमें प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा था, शूटबर्ट डिफरेंशिएशन। तो शूटबर्ट डिफरेंशिएशन को जान लेते हैं। शूटबर्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, यह पौधों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों एवं भौतिक कारकों द्वारा प्रेरित होता है। क्या, शूटबर्ट डिफरेंशिएशन यह पौधों के विभिन्न रासायनिक पदार्थों एवं भौतिक कारकों द्वारा प्रेरित होता है, किंतु जो विभिन्न प्लांट्स है इनके मटेरियल के लिए यह कारक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। कौन से कारक, रासायनिक पदार्थ एवं भौतिक कारक, ये विभिन्न प्लांट्स मटेरियल के लिए डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ये कारक। अतः जो किसी भी सामान्य पाक योग यानी कि जो रेसिपीज है इनको माना नहीं जा सकता है। स्कूक और मिलर ने क्या बताया 1957 में, इनके अनुसार जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन का ऑक्सिन्स के लिए अपेक्षित अनुपात तंबाकू के पित्त ऊतक में अंग विकास की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्कूक और मिलर ने बताया कि जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन का ऑक्सिन्स के लिए अपेक्षित अनुपात जो तंबाकू है उसके पित्त ऊतक में अंग विकास की, अंग ऑर्गन डेवलपमेंट की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है, साइटोकाइनिन का ऑक्सिन के लिए अपेक्षित अनुपात, किसके लिए, तंबाकू के पित्त ऊतक में अंग विकास की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर ये देखा गया कि जो काइनेटिन है इसका उच्च स्तर कलिका प्रारंभ का कारण होता है, मतलब जो काइनेटिन है इसका उच्च स्तर बर्ड इनिशिएशन का कारण होता है, जबकि ऑक्सिन का उच्च स्तर किस लिए होता है, जड़ निकलने के लिए सहायक होता है। याद रखना, जो काइनेटिन है इसका उच्च स्तर होता है बर्ड इनिशिएशन के लिए, यानी कि कलिका प्रारंभन के लिए, और ऑक्सिन का उच्च स्तर जड़ निकलने के लिए सहायक होता है। और अन्य अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो प्ररोह है और जड़ है जैसे अंगों का निर्माण केवल ऑक्सिन की सांद्रता द्वारा होता है, अर्थात साइटोकाइनिन तथा ऑक्सिन्स के अनुपात द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है, ऑक्सिन्स। ये अन्य अध्ययनों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो प्ररोह तथा जड़ जैसे अंगों का निर्माण केवल ऑक्सिन की सांद्रता द्वारा होता है, न कि, यानी कि अर्थात जो साइटोकाइनिन तथा ऑक्सिन है इन दोनों के अनुपात द्वारा नहीं होता है, केवल काय के द्वारा होता है, ऑक्सिन की सांद्रता के द्वारा होता है। अधिकांश जो खाद्यान्न है इनमें अंग विकास कैलस के द्वारा होता है, इसे 2 से 4 डे वाले मीडियम से IAA या NNA द्वारा स्थापित करके स्थानांतरित किया जाता है। ये तो हो गया हमारा शूटबर्ट डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने प्लांट्स के विभिन्न रासायनिक पदार्थ एवं जो भौतिक कारक है इनके द्वारा ये प्रेरित होता है शूटबर्ट डिफरेंशिएशन। तो जो
प्लांट्स है विभिन्न प्रकार के, तो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट है तो उनके लिए एक ही समान कारक होंगे क्या? नहीं होंगे। कारक भी कैसे होंगे? भिन्न हो सकते हैं या भिन्न होते हैं। तो जो साइंटिस्ट है स्कूग और मिलर ने, उन्होंने क्या बताया, साइटोकाइनिन का जो ऑक्सिन्स के लिए अनुपात है वो तंबाकू के पित्त ऊतक में अंग विकास की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और देखा गया कि जो काइनेटिन है इसका उच्च लेवल केवल कलिका प्रारंभ यानी कि बर्ड इनिशिएशन के कारण होता है, और जबकि ऑक्सिन का उच्च स्तर किस लिए होता है? जड़ निकलने के लिए होता है, यानी कि रूट फॉर्मेशन के लिए होता है। तो इन अध्ययनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शूट और रूट है, इन जैसे अंगों का निर्माण केवल ऑक्सिन्स की सांद्रता के द्वारा होता है, न कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स के अनुपात द्वारा हो। और मेनली जो सेरल्स है, खाद्यांश है, इनमें जो अंग का विकास होता है ये किसके द्वारा होता है? केलस के द्वारा होता है, जिसमें क्या करते हैं, इसे 2 से 4 दिन डे वाले मीडियम में या इंडोल एसिटिक एसिड या फिर न्यूट्रिएंट अगार मीडिया के द्वारा विस्थापित करके इनका स्थानांतरित या ट्रांसफर करके किया जाता है। ये हो गया हमारा शूट बर्ड डिफरेंशिएशन। अब देखेंगे हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? जिसे हम क्राइगब्रुन कहते हैं। तो ये इसमें इसका जो कल्चर है वो सर्वप्रथम गाजर में किया गया है, जो सिंगल सेल से बायपोलर ध्रुव में ये परिवर्तित होती है। इन कायिक भ्रूणों के ऊतक को पुनः भ्रूणों में परिवर्तित होते हैं और कायिक जो सोमेटिक एम्ब्रियो है इनसे एक्सट्रैक्ट करके वृद्धि नियामक एवं कैलस के भौतिक अवस्था से प्रभावित होते हैं, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए 2 से 4 डे बहुत कम जो कंडक्टिव होता है। इसमें सबसे पहले गाजर का प्लांट लेते हैं। जो प्लांट है उसमें सबसे पहले कैलस का इंडक्शंस होता है। गाजर के प्लांट्स में प्लांट लिया, उसको क्या किया हमने, सर्वप्रथम गाजर के प्लांट को लिया, उसे सिंगल सेल से दो ध्रुवीय भ्रूण परिवर्तित होता है इसमें। तो इसके जो गाजर के प्लांट है इसमें एक प्लांट तैयार करें हम, इसके पीस कट कर लेते हैं। इस एक्सप्लांट तैयार के बाद में हमने इस एक्सप्लांट के रूप में क्या लिया, इसकी लीफ को ले लिया, गाजर की लीफ को। फिर इस गाजर की लीफ को न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके इसकी ग्रोथ कराई। ग्रोथ कराने के बाद में इसमें क्या होता है, एक्सप्लांट में कैलस का इंडक्शन होने लगता है। कैलस का इंडक्शन होने के बाद में कैलस के जो है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। यानी कि जब एक्सप्लांट में कैलस इंडक्शंस होता है तो कैलस इंडक्शंस के बाद इसमें सेल सस्पेंशन का कल्चर होता है। कल्चर होने के बाद में इसमें ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो यह फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या होगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो में, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में ये मेच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगी। तो सबसे पहले जो गाजर का प्लांट था वो हमारा क्या कहलाएगा, इनटेक प्लांट कहलाता है। फिर उसके बाद गाजर के प्लांट का जो हमने एक्सप्लांट तैयार किया उसकी पीस कट करके, उसकी लिप को छोटे छोटे पीस में कट करके जो एक्सप्लांट तैयार किया गया इसको हमने कल्चर मीडिया करवाया। इसको कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराने के बाद में इसमें ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने के बाद में हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि जो कैलस है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैलस का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि कैलस का इंडक्शन हो, तब सेल सस्पेंशन कल्चर होती है। और सेल सस्पेंशन कल्चर के बाद में हमें ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो यानी कि हृदय की संरचना जैसे दिखाई देती है, जिसे हम हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। तो इस प्रोसेस में देखने को मिलता है। कौन सी प्रोसेस में, हार्ट शेप एम्ब्रियो में। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में जब हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद में हमें मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो जो मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उस स्टेज को हम कहते हैं टर्पीडो स्टेज कहते हैं। टर्पीडो स्टेज के बाद में जो मेच्योर एम्ब्रियो है इससे प्लांटलेट का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि जो प्लांटलेट है वो रिजनरेट होकर प्लांटलेट का फॉर्मेशन करने लगती है। जो एम्ब्रियो है वो रिजनरेशन होकर प्लांटलेट का फॉर्मेशन करने लगती है और फिर इनटेक प्लांट फिर से बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में
गाजर के एग्जाम्पल के द्वारा हमें इन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस दिखाई देती है, जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको 2 टाइप के एम्ब्रियो दिखे होंगे। कौन से एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो और सेकंड हार्ट शेप एम्ब्रियो। देन उसके बाद जो मेच्योर एम्ब्रियो प्राप्त होता है उस एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, टर्पीडो स्टेज। इस स्टेज से यानी कि मेच्योर एम्ब्रियो से प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। ये मेच्योर एम्ब्रियो क्या करते हैं, रिजनरेटिंग होकर प्लांटलेट का फॉर्मेशन करने लगते हैं। अब क्रायो प्रिजर्वेशन भी देख लेते जरा। जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वह किसी जाति एवं उससे संबंधित जातियों से उपस्थित सभी जीनों को उस जाति का जर्मप्लाज्म कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं, किसी जाति या उसकी जाति से संबंधित जाति है उनके उपस्थित सभी जीनों को उस जाति का जनन द्रव्य या जन्मप्लाज्म कहते हैं। जो जन्मप्लाज्म है वे जीन्स प्राप्त होते हैं। ये जो जर्मप्लाज्म है इनसे वे जीन प्राप्त होते हैं जिनका ब्रीडर या प्रजननक फसल सुधारक में प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो जर्मप्लाज्म है इनका संरक्षण एवं भंडार बीजों यानी कि सीड बैंक्स के रूप में करते हैं, किंतु जो कई जातियां हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ये पैदा होती है, अतः उनके जो बीज है वो बहुत कम अंकुरित होते हैं। ऐसी जातियों में जो जर्मप्लाज्म है इनका भंडारण कई विधियों के द्वारा किया जाता है। उनमें से ही एक विधि है क्रायो प्रिजर्वेशंस। क्रायो प्रिजर्वेशंस में इस विधि में जो कोशिका है उनमें शूट टिप्स एम्ब्रियो सोमेटिक एम्ब्रियो ETC का संरक्षण या भंडारण -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव्य नाइट्रोजन में करते हैं। द्रव्य नाइट्रोजन में जो कोशिकाओं को अनंत काल तक की जीवित अवस्था में रखा जा सकता है, किंतु समय के साथ उनकी उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल में कमी आ जाती है। अतः जो आनुवंशिक अस्थिरता से बचने के लिए प्ररोह या शूट टिप्स या सोमेटिक एम्ब्रियो का संरक्षण करना ज़्यादा उचित रहता है। इस प्रकार से यहाँ मॉर्फोजेनेसिस, शूट बर्ड डिफरेंशिएशन, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, क्रायो प्रिजर्वेशन यहाँ कंप्लीट होता है। क्रायो प्रिजर्वेशंस में क्या होता है, जो किसी जाति है या उस जाति से संबंधित जाति में उपस्थित सभी जीनों को उस जाति को जर्मप्लाज्म कहते हैं। तो जर्मप्लाज्म जो है वो जीन्स ऐसे जीन्स प्राप्त होते हैं जिनसे ब्रीडर या फसल सुधारक करने में उपयोग किया जाता है। तो जर्मप्लाज्म का संरक्षण या सीड बैंक के रूप में किया जाता है और सीड बैंक के रूप में किया जाता है, किंतु जो कई जातियाँ है वो अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल के द्वारा होती है, तो इनमें बीज कम अंकुरित करने की क्षमता होती है। ऐसे जातियों में जो जर्मप्लाज्म है इनका भंडारण कई विधियों द्वारा किया जाता है। उनमें से एक विधि है उसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन विधि में क्या होता है, जो शूट टिप्स है और भ्रूण से एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो शूट टिप्स और सोमेटिक एम्ब्रियो ये जो इनका है इनका संरक्षण या भंडारण कितने -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य नाइट्रोजन में करते हैं। ये जो द्रव्य नाइट्रोजन है इनमें कोशिकाओं को अनंत काल तक जीवित अवस्था में रखा जा सकता है, किंतु इनकी जो समय अवधि है समय के साथ उनकी उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवलता में कमी आ जाती है। अतः इनके आनुवंशिक अस्थिरता से बचाने के लिए शूट टिप्स और सोमेटिक एम्ब्रियो का संरक्षण करना ज़्यादा उचित होता है। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन की मेथड होती है। थैंक यू।